गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम दुबिया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 PLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम B.Ed सेकेंड ईयर जेंडर विद्यालय एवं समाज जो कि हमारा फर्स्ट पेपर रहेगा, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सामाजिक समूहों में जेंडर की अवधारणा। सामाजिक समूहों में जेंडर की अवधारणा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने जेंडर और लिंग का अर्थ एवं इन दोनों में क्या अंतर पाया गया है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। लोग अक्सर जेंडर शब्द का जो प्रयोग है लिंग के समानार्थक रूप में ही करते हैं। हालांकि लिंग का अर्थ ऐसी जैविक विशेषताओं से है जिसमें कि मनुष्य को नर या मादा के रूप में पहचान मिलती है। हम भी अक्सर महिलाओं या मादा के रूप में जेंडर शब्द का ही प्रयोग करते हैं। लोग भी आमतौर पर यह मानते हैं कि महिलाओं एवं पुरुषों की समाज में अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं पाई जाती हैं। इनमें से हालांकि कुछ भूमिकाएं जैविक भूमिकाएं हैं, जबकि अन्य सामाजिक और सांस्कृतिक इसका आधार रहा है। निजी तौर पर जो अनुभव होते हैं उन्हीं के आधार पर सामाजिक और सांस्कृतिक सच्चाइयों की पहचान जो है अलग अलग ढंग से की जाती है। तो इस प्रकार जेंडर और लिंग दोनों अलग अलग शब्द हैं। लिंग के आधार पर मनुष्य को स्त्री और पुरुष के रूप में मान्यता प्राप्त होती है, जबकि जेंडर का आधार सामाजिक और सांस्कृतिक है। अर्थात हमारे भारतीय समाज के अंतर्गत पुरुष वर्ग को उच्च माना गया है और स्त्री वर्ग को इनके निम्न स्तर का समझा गया है, तथा यही कारण है कि महत्वपूर्ण निर्णय लेने का जो अधिकार है घर के वयोवृद्ध व्यक्ति या घर के मुखिया पुरुष वर्ग को ही होता है। स्त्रियों का कार्य क्षेत्र घर की 4 दीवारी तक ही सीमित कर दिया गया है। महत्वपूर्ण अधिकार और निर्णय लेने का जो क्षमता है वह पुरुष वर्ग में होती है। यही कारण है कि स्त्रियां को कोमल स्वभाव का मान लिया गया है तथा उन पर अनेक प्रतिबंध लागू किए गए हैं। उन्हें घर की 4 दीवारी के अंतर्गत कैद कर दिया गया है तथा उन पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए हैं। शासन सत्ता का जो अधिकार है पुरुष वर्ग अपने हाथों में ही रख लेना चाहता है। यही कारण है कि घर के और बाहरी महत्वपूर्ण निर्माण करने का जो अधिकार है पुरुष वर्ग के पास ही होता है। तो इस प्रकार जेंडर के आधार पर सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर स्त्री और महिलाओं के बीच अंतर किया जाता है। स्त्रियों को निम्न स्तर का मान लिया गया है और पुरुष को उच्च स्तर का माना गया है। तो लिंग में कुछ ऐसी बात है जो कि एक जन्मजात विशेषता है। तो लिंग का निर्धारण जन्म के साथ ही हो जाता है कि वह नर है या मादा, जबकि जेंडर को समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से समझा और सीखा जा सकता है, क्योंकि ये समाज के द्वारा बनाई गई परंपराएं, रीति रिवाज, मान्यताएं हैं, जिसके अंतर्गत पुरुष वर्ग को उच्च अधिकार महत्व प्रदान किया गया है तथा स्त्रियों को उनके निम्न मानकर उनके अधीन रहकर कार्य करने के लिए कहा गया है। लिंग एक प्राकृतिक अवस्था है जो बदला नहीं जा सकता, जबकि जेंडर का आधार सामाजिक और सांस्कृतिक है। समय और परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन आता रहता है। जो स्थिति कल थी जेंडर के आधार पर स्त्री पुरुष की जो स्थिति कल थी वह आज नहीं है, जो आज है वह कल नहीं रहेगी।
समय और परिस्थितियों के अनुसार आज स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है। आज स्त्रियां घर की चार दीवारी में कैद होकर कार्य नहीं करती, बल्कि शिक्षा प्राप्त करके पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिलाकर आज वो चलने लगी है। कोई भी क्षेत्र आज ऐसा नहीं है जहां महिलाओं ने अपना वर्चस्व स्थापित न किया हो, चाहे वह क्षेत्र सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनैतिक हो या धार्मिक। हर क्षेत्र में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी हैं, क्योंकि आज स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है। महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप आज महिलाओं ने समाज में अपनी स्थिति को उच्च कर लिया है। तो जेंडर का आधार सामाजिक और सांस्कृतिक रहा है, जबकि लिंग एक प्राकृतिक अवस्था है जिसे बदला नहीं जा सकता। जबकि जेंडर की अवधारणा समय समय पर बदलती रहती है, अर्थात जो स्थिति समाज की कल थी जेंडर के आधार पर वैसी आज नहीं है। आने वाले समय में और परिवर्तन होगा, क्योंकि आज समाज आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है, जहां स्त्री और पुरुष को समानता का अधिकार दिया गया है तथा स्त्री को भी शिक्षा प्राप्त करने के आज पूर्ण अवसर प्रदान किए गए हैं। आज अभिभावक के द्वारा भी अपने बच्चों में लड़का हो या लड़की किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। तो आज जेंडर के आधार पर स्त्रियों की परिस्थिति में आज काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार सामाजिक लिंग अर्थात जेंडर सोच से एक ऐसे दृष्टिकोण का निर्धारण होता है कि स्त्री पुरुष किन कार्यों को करने के योग्य हैं, स्त्रियों को कौन से कार्य करने चाहिए, पुरुष को कौन से कार्य, अर्थात पुरुष जो है आर्थिक क्रियाओं का संचालन करते हैं, जबकि जेंडर के आधार पर स्त्रियों को घर गृहस्थी का कार्य सौंपा गया है। घर गृहस्थी संभालना, बच्चों की देख रेख करना, अतिथि सत्कार करना ही इनका महत्वपूर्ण कार्य समझा गया है। घर के महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय देने का इनका अधिकार नहीं है, क्योंकि ये सभी अधिकार जो हैं पुरुष ने अपने पास रख छोड़े हैं, क्योंकि वह शासन सत्ता का अधिकार अपने पास बनाए रखना चाहता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह स्त्रियों को उनके अधिकारों से वंचित कर देता है। पुरुष वर्ग का ऐसा मानना है कि स्त्रियां कोमल स्वभाव की होती हैं, अतः इन्हें कठिन कार्य नहीं करने चाहिए। यही कारण है कि जो पुरुष वर्ग है आर्थिक क्रियाओं का संचालन करते हैं, स्त्रियां घर गृहस्थी या बच्चों को संभालती है। तो इस प्रकार जेंडर के आधार पर स्त्री पुरुष में भेदभाव असमानता देखी गई है। तो इस प्रकार जेंडर का जो संबंध है प्रायः उन भूमिकाओं से है जो कि समाज में महिलाओं, पुरुषों, लड़कियों, लड़कों के लिए अलग अलग रूप में तय करती हैं कि स्त्रियों को घर की चार दीवारी से बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहरी कार्य उन्हें नहीं करने चाहिए, आदि प्रतिबंध उन पर लगाए गए हैं। इसके विपरीत स्त्री या पुरुषों की भूमिकाओं का निर्धारण भी जैविक और प्राकृतिक कारकों से ही होता है। सामाजिक भूमिकाएं समय के अनुरूप बदलती रहती हैं, परंतु प्राकृतिक और जैविक आधार पर जो लैंगिक भूमिकाएं हैं वह बदली नहीं जा सकती हैं। तो सेक्स प्राकृतिक, जैविक और आनुवंशिक संरचना के द्वारा ही निर्धारित होता है, जिसे बदल नहीं सकते। जैसे कि एक स्त्री गर्भ धारण कर सकती है, बच्चे को जन्म दे सकती है आदि। जबकि जो जेंडर है इसका आधार सामाजिक और सांस्कृतिक है, जिसमें भूमिकाओं अर्थात स्त्रियों एवं पुरुषों की व्यवस्था, रीति रिवाज, परंपराओं आदि में बदलाव लाना संभव है। तो लिंग एक प्राकृतिक अवस्था है, जबकि जेंडर का आधार सामाजिक और सांस्कृतिक रहा है। तो इस प्रकार जेंडर और लिंग दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। इसका अंतर हमने पिछले वीडियो में जानकारी प्राप्त कर ली थी। जेंडर जो कि आधार सामाजिक और सांस्कृतिक है, जबकि लिंग के आधार पर, जबकि प्राकृतिक लिंग शारीरिक है, जिसके आधार पर मनुष्य को नर या मादा के रूप
में पहचान मिलती है। दूसरा अंतर, जेंडर का संबंध स्त्रियोचित या पुरुषोचित व्यवहार से लिया जाता है, जबकि लिंग के आधार पर स्त्री या पुरुष के जननांग प्राकृतिक प्रदत्त होते हैं। जेंडर एक मानवकृत अवधारणा है, अर्थात मनुष्य ने शासन सत्ता को बनाए रखने के लिए ही असमानता प्रदर्शित की है स्त्रियों के प्रति, जबकि लिंग एक प्राकृतिक अवस्था है जो कि स्थायी होती है। चौथा अंतर, जेंडर की अवधारणा समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है, जबकि लिंग प्राकृतिक अवस्था है जिसे बदला नहीं जा सकता। तो आइए अब हम देखते हैं सामाजिक समूहों में जेंडर की क्या अवधारणा रही है। तो विभिन्न समयावधियों में एक लड़का या लड़की होने के अर्थ एवं अनुभव की अवधारणा को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। सामाजिक समूहों में जेंडर की अवधारणा, पहला है परिवार में जेंडर, नंबर 1 है परिवार में जेंडर। परिवार में जेंडर की अवधारणा, तो पारिवारिक दृष्टि से स्त्री पुरुष के मध्य कार्य शक्ति एवं कर्तव्यों का विभाजन किया जाता है। एक परिवार में माता का जो कर्तव्य है रसोई घर में भोजन बनाना होता है, जबकि पिता का जो कार्य है धन कमाकर लाना होता है। भाई का कर्तव्य अपनी बहनों के प्रति प्यार प्रकट करना होता है, तो बहनों का कर्तव्य भाइयों की आज्ञा का पालन करना बताया गया है। तो प्रोफेसर एस के दुबे ने कहा भी है कि परिवार में जेंडर का आशय कर्तव्य, अधिकार एवं शक्ति का तर्कपूर्ण विभाजन है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को ही संतुष्ट करने का प्रयत्न किया जाता है। तो इस प्रकार परिवार में जेंडर की अवधारणा प्रचलित रही है। नेक्स्ट है समाज में जेंडर की अवधारणा। समाज में जेंडर, तो समाज में जेंडर स्त्री पुरुष से संबंधित है। समाज में जेंडर स्त्री पुरुष से संबंधित है, जो स्त्री पुरुष की भूमिकाओं को सांस्कृतिक आधार पर परिभाषित करने का प्रयास करता है एवं स्त्री पुरुष के विशेषाधिकारों से यह संबंधित है, जैसे कि स्त्री को सदैव ही अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसके प्रत्येक सुख सुविधा का उसे ध्यान रखना चाहिए, यही उसका धर्म है, कर्तव्य है। और पुरुष को धन कमाकर अपनी स्त्री का भरण पोषण करना चाहिए। इस प्रकार समाज में जेंडर की अवधारणा प्रचलित की गई है, इसके आधार पर स्त्री पुरुष के विशेषाधिकारों को स्पष्ट किया गया है कि स्त्री को सदैव ही अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसके नियंत्रण में रहना चाहिए और उसके प्रत्येक सुख सुविधा का उसे ध्यान रखना चाहिए, जबकि पुरुष वर्ग का यह कर्तव्य है कि वह धन कमाकर अपनी स्त्री का भरण पोषण करे। नेक्स्ट है सांस्कृतिक समूह में जेंडर की अवधारणा। सांस्कृतिक समूह में जेंडर की अवधारणा, सांस्कृतिक समूह में जेंडर, सांस्कृतिक समूह में भी जेंडर की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है। प्राचीन काल से वर्तमान समय तक सांस्कृतिक गतिविधियों में स्त्री पुरुष की भूमिका को निश्चित किया गया है, जैसे कि नृत्य और गायन का जो अधिकार है स्त्रियों का होता है, नृत्य और गायन पर अधिकार स्त्रियों का रहेगा और उसे नृत्य और गायन में भाग लेने के अवसर ज़्यादा प्राप्त होते हैं। इसके अलावा वर्तमान में आज पुरुष वर्ग भी
इसमें सहभागिता का प्रदर्शन आज करने लगे हैं, परंतु सांस्कृतिक समूह के आधार पर स्त्रियों को नृत्य और संगीत में माहिर माना गया है और ये कार्य स्त्रियां अच्छे से कर सकती हैं। पुरुष को इससे निम्न स्तर का माना गया है कि पुरुष इतना अच्छा नृत्य गायन नहीं कर सकते जितना कि स्त्रियां कर सकती हैं। तो सांस्कृतिक आधार पर यह असमानता जेंडर के आधार पर स्पष्ट की गई है। श्रीमती आर के शर्मा ने बताया भी है कि सांस्कृतिक समूह में जेंडर का आशय सांस्कृतिक गतिविधियों में स्त्री एवं पुरुष की सर्वाधिक भूमिका निर्णय से है, जिससे एक ओर सांस्कृतिक विकास होता है तो दूसरी ओर स्त्री और पुरुष को आत्म संतुष्टि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार सांस्कृतिक समूह में जेंडर की अवधारणा स्पष्ट की गई है। नेक्स्ट है शिक्षित समाज में जेंडर की अवधारणा। शिक्षित समाज में जेंडर की अवधारणा। शिक्षित समाज में जेंडर की अवधारणा। तो शिक्षित समाज में जेंडर का अभिप्राय स्त्री एवं पुरुष की समानता के संदर्भ में किया जाता है। इस प्रकार के समाज में स्त्रियां अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती हैं, संघर्ष करती हैं। पुरुष वर्ग भी इस बात को आज स्वीकार करने लगा है तथा उसे अपने समकक्ष रखने का आज वह प्रयास कर रहा है। जैसे कि शिक्षित समाज में आज जो पुरुष है स्त्रियों के घरेलू कार्य में हाथ बटाता है, क्योंकि आज स्त्रियां योग्यता के अनुसार नौकरी करने लगी हैं। इसके परिणाम स्वरूप पुरुष वर्ग भी अपनी पत्नी का घर के कार्यों में पूरा सहयोग प्रदान करता है, क्योंकि शिक्षित समाज के अंतर्गत जेंडर के आधार पर स्त्री पुरुष में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करके आज नौकरी करने लगी है तथा घर के घरेलू कार्यों में जो पुरुष वर्ग के द्वारा उसका भी पूरा सहयोग किया जाता है। तो इस प्रकार शिक्षित समाज में जेंडर की अवधारणा के आधार पर दोनों वर्गों में समानता आज स्थापित होने लगी है। तो नेक्स्ट है 5 नंबर पे अशिक्षित समाज में जेंडर की अवधारणा। अशिक्षित समाज में जेंडर की अवधारणा। समाज में जेंडर की अवधारणा। तो अशिक्षित समाज में जेंडर की परिभाषा स्त्री पुरुष के विभाजन से होती है। इसमें परंपरागत कार्यों एवं रूढ़िगत कार्यों को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। जैसा कि एक स्त्री का पति मरने के बाद उसका दूसरा विवाह न करना, जबकि पत्नी के मरने के बाद पुरुष के द्वारा दूसरा विवाह कर लिया जाता है। इस समाज में पुरुष वर्ग का शक्तिकरण और नारी वर्ग का निर्बलीकरण प्रदर्शित होता है। तो इस प्रकार अशिक्षित समाज में इस तरह की रूढ़िगत धारणाओं परंपराओं को महत्व दिया जाता है कि एक स्त्री के मरने के पश्चात पति के द्वारा दूसरा विवाह कर लिया जाता है, जबकि पति की मृत्यु के बाद स्त्री को दूसरा विवाह करने की छूट नहीं दी गई है, क्योंकि अशिक्षित समाज जो है रूढ़ियों को परंपराओं को अधिक महत्व प्रदान करता है तथा ऐसे समाज में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त नहीं होते हैं, जिसके कारण वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो पाती है तथा अनेक परंपराओं रूढ़िगत विचारों में बंध कर रह जाती है। तो इस प्रकार अशिक्षित समाज में स्त्रियों की स्थिति निम्न हो जाती है, जबकि शिक्षित समाज में स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आता है। नेक्स्ट है समय सेवी सामाजिक समूह में जेंडर। समय सेवी सामाजिक समूह में जेंडर।
समय सेवी सामाजिक समूह में जेंडर की अवधारणा। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार की समय सेवी संस्थाएं स्त्री और पुरुष की समानता का प्रदर्शन करती हैं। वह स्त्रियों के प्रति होने वाले सभी अपराधों को रोकने के लिए समय सेवी संस्थाएं अनेक प्रकार के आंदोलनों का संचालन करती है। समय समय पर नारी सशक्तिकरण योजनाओं की समीक्षा की जाती है। इस प्रकार यह समय सेवी संस्थाएं लैंगिक विभेद समाप्त कर एक आदर्श समाज की स्थापना करती है, जो कि सही है। तो समय सेवी संस्थाओं के द्वारा लैंगिक विभेद को समाप्त करने के लिए स्त्रियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के लिए अनेक आंदोलन किए जाते हैं, ताकि स्त्रियां पढ़ लिख कर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, समाज में इनके साथ भी समानता का व्यवहार किया जाए। जेंडर के आधार पर जो भेदभाव स्त्रियों के साथ होता है वह समाप्त किया जा सके तथा एक विकसित समाज के रूप में समाज को स्थापित किया जा सके। नेक्स्ट है जातिगत समूह में जेंडर। जातिगत समूह में जेंडर की अवधारणा। जातिगत समूह में जेंडर की अवधारणा। तो भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार की जनजातियां विभिन्न कार्यों के लिए जानी जाती हैं। इन जातियों में जेंडर का आशय स्त्री पुरुष के विभेद पर आधारित होता है। इसमें स्त्री एवं पुरुष के मध्य परंपराओं एवं अधिकारों का वर्णन किया जाता है। जैसा कि जातिगत आधार पर राजपूतों की स्त्रियां जौहर करती थी और अपने पति के शव के साथ सती होने वाली स्त्री का समाज में अत्यंत ही सम्मानित स्थान प्रदान किया जाता था। इस प्रकार जातिगत समूह में जेंडर की अवधारणा को प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट है धर्मगत समूह में जेंडर की अवधारणा। धर्मगत समूहों में जेंडर की अवधारणा। धर्मगत समूह में जेंडर की अवधारणा। तो धर्म संबंधी समूहों में जेंडर की परिभाषा में स्त्री पुरुषों के दायित्वों के विभाजन में असमानता की स्थिति देखी जाती है। अनेक अवसरों पर नारी को महान स्थिति प्रदान की गई है, तो अनेक स्थानों पर पुरुषों को महान दर्शाया गया है। धर्मगत समूहों में पुरुष वर्ग की स्थिति सशक्त रही है, जबकि स्त्रियों को दायित्वों का भार सर्वाधिक रूप में प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार आज हमने सामाजिक समूह में जेंडर की अवधारणा के बारे में जानकारी प्राप्त की। कल हम फिर से हाजिर होंगे नेक्स्ट हेडिंग्स के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।